नमस्कार साथियों, मैं राकेश चौहान एक बार फिर से एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं 12th क्लास, जिसका यूनिट 5 हुआ। ये क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? ये थ्योरी बेस्ड चैप्टर है, यानी सरफेस केमिस्ट्री, यानी इस अध्याय में आप पूरे में से पूरे अंक ला सकते हो। पृष्ठ रसायन, 12th क्लास हिंदी मीडियम के लिए चैप्टर नंबर 5। पृष्ठ रसायन क्या होता है? पृष्ठ रसायन हमें ये पता करना होगा, पृष्ठ रसायन होता क्या है। फिर हम इस अध्याय में पृष्ठ के ऊपर होने वाली घटना और अंदर होने वाली घटना, उन सब का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है पृष्ठ रसायन की। किसकी बात आती है? पृष्ठ रसायन। तो मैं आपको बता दूं पृष्ठ रसायन क्या होता है, यानी सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की एक शाखा होती है, जिसके अंतर्गत कोई भी पदार्थ ले लो आप, उसके सतह पर होने वाली सभी घटनाओं का अगर अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं पृष्ठ रसायन। यानी रसायन विज्ञान की यह एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ की सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के पृष्ठ पर होने वाली घटनाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अब मैं बात करूं, जैसे अगर आपको बता दूं, कोई पदार्थ ले रहा हूं, उसके बारे में सब जानकारी आपको बता रहा हूं। अगर आप पदार्थ के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें इस चैनल पे चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट के वहां पे सब बताया गया है। तो जैसे मैं बताऊं आपको, यह है कोई आपने पदार्थ मान लिया, ये कोई क्या मान लिया? ठोस पदार्थ। क्या ले लिया? ठोस पदार्थ है। ये क्या है? ठोस पदार्थ। अब ये जब ठोस पदार्थ है तो आप खुद बता सकते हो ये ठोस पदार्थ की यह क्या कहलाएगी? ये वाली, ये है इसकी सतह। क्या है? सतह यानी सरफेस। क्या है? सरफेस। और अगर मैं बात करूं ये अंदर वाला भाग, ये वाला, ये कहलाता है स्थूल। क्या कहलाता है? स्थूल। जो बाहर वाला भाग है ये कहलाता है सतह, और अंदर जो ठोस भाग है वो कहलाता है स्थूल। तो जैसे अगर ये ले लो कोई ठोस पदार्थ, ये, तो ये इसका कहलाएगा सरफेस। क्या कहलाएगा? सरफेस। और ये अंदर वाला भाग कहलाएगा स्थूल। क्या कहलाएगा? स्थूल। ये छोटी छोटी चीजें क्यों पढ़नी है? क्योंकि हम जस्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एब्जॉर्प्शन यानी अधिशोषण। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? अधिशोषण। इसको समझने के लिए आपको इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है कि पदार्थ की सतह क्या होती है और उनका स्थूल भाग क्या होता है। अब मैं बात कर रहा हूं अधिशोषण की। ये क्वेश्चन 1 नंबर का आपको डेफिनेशन के रूप में पूछा जा सकता है कि अधिशोषण से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अधिशोषण एक सतही घटना है, यानी यह घटना केवल सतह के ऊपर होती है। कहां होती है? केवल सतह पर होती है। तो पहला पॉइंट आपको अधिशोषण के बारे में ये याद रखना है, यह सतही घटना है। कौन सी घटना है? यह सतही घटना है। इसका अर्थ क्या हुआ? केवल सतह पर होने वाली घटना क्या है? अधिशोषण। अब हम बात करते हैं अधिशोषण होता क्या है। जैसे मैं बात करूं, आपने कोई पदार्थ लिया, जैसे इसमें आपको लेना पड़ेगा ठोस, या आप गैस ले सकते हो या द्रव ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। अगर उसकी सतह पर
कोई अणु स्पीसीज आके बैठ जाए। अणु स्पीसीज की बात यहाँ पे करेंगे हम इस चैप्टर में, तो आप वहां ले सकते हो परमाणु ले सकते हो, अणु ले सकते हो, या आयंस ले सकते हो, कोई भी पदार्थ ले सकते हो जो कोई अणु स्पीसीज के रूप में होगा, यानी उसको आपने स्पेशल नाम दे दिया कि अणु स्पीसीज अगर आकर उसके स्थूल में ना जाए, यानी अंदर ना जाए, केवल और केवल कहां पे रहे, सरफेस पे रहे, तो इस प्रकार की घटना को आप क्या कहोगे, अधिशोषण। जैसे मैं बात करूं इसकी डेफिनेशन की, तो कैसे निकल के आएगी इनकी डेफिनेशन, यह एक सतही घटना है। अब बात करें अधिशोषण की, किसी, ध्यान से सुनना परिभाषा, किसी अणुक स्पीसीज, किसी अणुक स्पीसीज, अणुक स्पीसीज में, अब अणुक स्पीसीज में कौन कौन आएंगे, परमाणु, अणु, परमाणु, अणु और आयंस, ये ले सकते हो। किसी अणुक स्पीसीज का, किसी अणुक स्पीसीज का स्थूल की अपेक्षा, परिभाषा को ध्यान से समझना, स्थूल की अपेक्षा, स्थूल की अपेक्षा, किसी अणु स्पीसीज का स्थूल की अपेक्षा सतह पर, सतह पर, सतह पर संचित होना, सतह पर संचित होना, संचित होना अधिशोषण कहलाता है। अधिशोषण कहलाता है, क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। ये आ गई डेफिनेशन अधिशोषण की। यानी आपने कोई पदार्थ लिया, मान लो ये कोई ठोस पदार्थ है, अगर कोई भी यहां पर मान लो गैसीय पदार्थ आके बैठ रहे हैं, क्या बैठ रहे हैं, गैसीय पदार्थ। अब ये गैसीय पदार्थ इसके चारों ओर केवल कहां बैठ रहे हैं बच्चे लोग, केवल और केवल सतह पर अधिशोषित होते हैं, अंदर नहीं जा पाते हैं। स्थूल भाग की अपेक्षा उनकी मात्रा कहां अधिक होगी, सतह पर, तो कौन सी घटना होगी, अधिशोषण। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अधिशोषण एक सतही घटना है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे, कौन कौन से हैं, जैसे अगर आकर बैठने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, जिसके ऊपर जाकर बैठता है वह क्या कहलाता है, यानी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे जिनमें होगा अधिशोषी क्या है, अधिशोषक क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे। हमने अधिशोषण के बारे में पढ़ लिया, अब उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। उससे पहले अगर मैं बता दूं, अगर यह पदार्थ इसकी सतह की अपेक्षा कहां चला जाए बच्चे लोग, सतह की अपेक्षा इसके अंदर चला जाए, अंदर चला जाए, तो उसे कहते हैं अवशोषण। क्या कहते हैं, अवशोषण। सतह की अपेक्षा कहां अधिक हो जाए, स्थूल भाग में अगर अधिक हो जाए तो उसे बोलेंगे अवशोषण। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हम पढ़ेंगे, जिसमें ये बैठने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा और जिसके ऊपर झाके बैठेगा वो क्या कहलाएगा। बात कर रहा हूं मैं अधिशोषीय की, किसकी बात कर रहा हूं, पहला पॉइंट है अधिशोषीय। अधिशोषीय अधिशोषी क्या होता है, हमने अभी घटना पढ़ी है अधिशोषण की। अधिशोषण का अर्थ हमने ये जाना है, किसी पदार्थ की सतह पर किसी अणु स्पीसीज का आके बैठना। अगर मैं बात करूं, जो पदार्थ आकर बैठता है वह पदार्थ खुद क्या कहलाता है, अधिशोषी। क्या कहलाता है, अधिशोषी। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी बच्चे लोग, अधिशोषण की घटना के दौरान, अधिशोषण की घटना के दौरान सतह पर संचित होने वाला पदार्थ अधिशोषीय कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिशोषीय कहलाता है। कहां पर, सतह पर संचित होने वाला पदार्थ। अब मैं बात करूं अगर अधिशोषक की, दूसरा पॉइंट है महत्वपूर्ण, अधिशोषक क्या होता है। अधिशोषक, हमने अधिशोषीय को तो पढ़ लिया, अब मैं बात करूं अधिशोषक की।
तो ये जो पदार्थ है सतह पर संचित होता है, जिस सतह पर संचित होता है वह सतह किसकी तरह कार्य करेगी, अधिशोषक की तरह कार्य करेगी। एक महत्वपूर्ण उदाहरण के माध्यम से इन दोनों को मैं आपको आसानी से वापस समझाऊंगा। यानी अधिशोषण की घटना के दौरान अधिशोषण की घटना के दौरान वह सतह जिस पर पदार्थ अधिशोषित होता है, जिस पर पदार्थ संचित होता है, जिस पर पदार्थ संचित होता है वह सतह क्या कहलाती है, अधिशोषक। तो यहां पे देखना बच्चे लोग, ये कोई ठोस पदार्थ है, क्या है, कोई ठोस पदार्थ, ये आपने कोई ले लिया ठोस, और यहां से आ रहे हैं अणु स्पीशीज, क्या आ रहे हैं, अणु स्पीशीज, और ये इसकी सतह पर क्या हो रहे हैं, संचित हो रहे हैं इसकी सतह पर। तो ये जो संचित होने वाले पदार्थ है वे तो यहां पर कहलाएंगे अधिशोषीय, क्या कहलाएंगे, अधिशोषीय, और जिसके ऊपर आकर संचित हुए वो कहलाएगा अधिशोषक, क्या कहलाएगा, अधिशोषक। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो एक घटना होती है, उसी घटना को हम कहते हैं अधिशोषण, क्या कहते हैं, अधिशोषण। यानी अधिशोषक के ऊपर किसी पदार्थ का अधिशोषित होना ही अधिशोषण कहलाता है। यानी किसी पदार्थ की सतह पर अवयवी कण, अणु स्पीशीज स्थूल की अपेक्षा केवल कहां पे हो, सतह पर संचित होने वाले को कहते हैं अधिशोषीय, और जिसके ऊपर जाके बैठता है वह कहलाता है अधिशोषक। तो पूरी घटना क्या कहलाती है, अधिशोषण। एक बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं जिसमें आपको पता करना है कौन अधिशोषण है, किसका अधिशोषक है, कौन अधिशोषी है, ये चीजें पता करनी है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं उसको पूरी तरह से समझना है। जैसे आपने एक ली चौक, क्या ली, चौक, चौक जानते हो व्हाइट कलर की होती है। चौक को आपने डुबोया सही में, चौक को सही में डुबोया, सही में डुबोया, और यहां पे मैं बात कर रहा हूं जो साई है वो लाल कलर की है, क्योंकि हमें समझने में क्या होगी बच्चे लोग, आसानी होगी। क्या होती है, लाल कलर की। और साई के बारे में आपको कुछ फैक्ट बता देता हूं। साई बनी किसकी होती है, कोई भी साई ले लो आप, एक तो उसमें होता है डाई, डाई जिसे आप हिंदी में बोल सकते हो रंजक, क्या बोल सकते हो, रंजक। और दूसरा उसमें होता है पानी, जब पानी को डाई के साथ मिलाया जाता है तो सही बन जाती है। अलग अलग प्रकार की कलर की डाई होती है, उससे अलग अलग प्रकार की सही बनती है। तो एक तो रंजक होता है और एक उसमें होता है पानी। अब मैं बात करूं कि साई को अगर आपने किसमें डुबोया, चौक को साई में डुबोया, तो उसको डुबोने के लिए कुछ ना कुछ तो पात्र लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बीकर वगैरह ऐसा। ये आपने ये ले लिया यहां तक, और यहां पे आपने ले लिया पानी, यानी H2O। अब सॉरी पानी नहीं, चौक को साई, सॉरी ये क्या है, साई है, और वो भी कैसी कलर की है, लाल कलर की। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वापस समझने में आसानी होगी आपको। यहां तक कोई डाउट। अब इसके अंदर डाली जाती है एक व्हाइट कलर की चौक, ये चौक डाली जाती है इसके अंदर, ये चौक। दूसरी स्थिति ऐसे होगी कि ये चौक पूरी तरह से पानी में डूब जाएगा, साई में डूब जाएगा। मेरे शब्दों पे थोड़ा ध्यान देना आप। ये लाल कलर की साई है, आप प्रयोग घर पे करके देख सकते हो ये। और ये चौक पूरी तरह से इसमें क्या हो गई, डूब गई। ये है चौक और ये है साई। अब ध्यान देना, आप इसमें डुबोगे, इसको बाहर निकाल के देखना। जैसे ही चौक को बाहर निकालोगे तो आपको एक चौक प्राप्त होगी ऐसी। ये आकार में कोई बदलाव नहीं होगा, हाथों हाथ चेंज हो जाएगा। देखना, ज्यादा देर तक डुबोगे तो उसमें गल सकती है, अणु
टूट सकते हैं। लेकिन मैं यहां बात कर रहा हूं जैसे ही आपने बार निकाला तो आपको देखने को मिलेगा ये चोक है जिसकी सतह हो जाएगी लाल। क्या हो जाएगी? लाल। कैसी हो जाएगी बच्चे लोग? लाल सतह हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसकी सतह लाल हो जाएगी। तो यहां समझने वाली कौन सी बात है कि इस चोक की सतह पर आपको क्या नजर आ रहा है? लाल नजर आ रहा है, लाल लाल साई। तो ये जो साई का एक रंजक होता है वो यहां पे ऊपर है। अब आप इसकी तुलना इससे करके देखो कि जो चीज सतह पर अधिशोषित होती है, सतह पर आके बैठती है, तो यहां पे जो रंजक है वह कार्य करेगा अधिशोषी का। आया कुछ समझ में? और बच्चे लोग एक बात और इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जो ये चोक है अंदर चोक, वो है अधिशोषक। क्या है? अधिशोषक। क्या है? यहां पे चोक अधिशोषक है और जो रंजक ऊपर जाके बैठता है वह यहां पे क्या किसकी तरह कार्य कर रहा है? अधिशोषी की तरह कार्य कर रहा है। अब बात कर रहे हैं क्या पता सर जैसे ही चोक को अंदर डाला तो रंजक तो कोई बात नहीं, ऊपर जैसे ही आप चोक को ब्रेक करके देखोगे तो पानी अंदर तक चला जाता है। जब चोक का टुकड़ा तोड़ के देखा गया और पाया तो देखा गया कि ये जो अंदर से है, अंदर क्या आ गया? थोड़ा बहुत पानी। पानी कहां तक चला गया? अंदर तक चला गया। वो हो जाएगा यहां पर अवशोषण। अधिशोषण और अवशोषण। तो एक एग्जांपल के माध्यम से हमने समझा कि अधिशोषी क्या होता है, फिर हमने समझा अधिशोषक क्या होता है। जब इन दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए, अधिशोषीय प्लस अधिशोषक, जिस प्रकार हमने चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन यानी विलय प्लस विलायक, हमारे पास प्राप्त होता है एक विलयन यानी वास्तविक विलयन। वास्तविक विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, हमारे बीच में आएगा कोलाइडी विलयन क्या होता है, निलंबन क्या होता है और रियल एंड ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। तो हमने अधिशोषीय और अधिशोषक के बारे में जाना और एक बढ़िया एग्जाम्पल के माध्यम से भी हमने ये पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ेंगे अधिशोषण के प्रकार और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। या आपको इन दोनों में से किसी एक की परिभाषा 1 नंबर की पूछी जा सकती है या इन दोनों में अंतर पूछा जा सकता है। इनको हम बहुत शानदार एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। दैनिक जीवन का एग्जाम्पल लूंगा आपको समझाने के लिए। अगर पहले हम समझेंगे भौतिक अधिशोषण, जिसको भौतिक अधिशोषण समझ में आ गया उसी का उल्टा है रासायनिक अधिशोषण। बात कर रहे हैं भौतिक अधिशोषण, तो आप 10वीं क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा रासायनिक अभिक्रिया तथा उत्प्रेरक, तो उसमें थोड़ा सा आपको मिला होगा भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है और रासायनिक परिवर्तन स्टेबल होता है। भौतिक परिवर्तन यानी जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं बदल जाती है, तो उसी से रिलेटेड है कुछ। तो इस प्रकार के अधिशोषण घटना किसकी होगी? यहाँ पर अधिशोषण की होगी। जब भी अधिशोषण की घटना होगी तो एक आएगा उसमें अधिशोषीय, तथा अधिशोषक के मध्य दुर्बल वांडरवाल होता है, यानी सबसे दुर्बल बंध बोल सकते हो वांडरवाल बंध, यानी कोई विशेष प्रकार का बंध पाया नहीं जाता। ये चीज माइंड में रखना। यानी यह आपने कोई ठोस पदार्थ लिया, अगर अणु इसके ऊपर आके बैठ गए, ये अणु वापस हट भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, क्योंकि कोई एक विशेष प्रकार के रासायनिक बंध द्वारा नहीं जुड़े हुए। तो जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे आपने गाड़ी का टायर देखा होगा, गाड़ी जब धूल में से निकलती है तो रेत के कण उसके चिपकते हैं और वापस हट जाते हैं। वापस जहां से निकलती है वापस धूल के कण लग जाते हैं, हटना लगना हटना लगना, यानी कोई विशेष प्रकार का बॉन्ड नहीं बन पाता उनके बीच, कोई स्टेबल नहीं हो पाता। वही है एक भौतिक अधिशोषण। तो एक टायर जो धूल में निकलता है तो धूल के कण चिपक जाते हैं, फिर रोड पे आता है तो फिर धूल के कण हट जाते हैं, फिर चिपक जाते हैं, फिर हट जाते हैं। उसी प्रकार इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोषी और अधिशोषक के मध्य कोई विशेष प्रकार का केमिकल बॉन्ड नहीं पाया जाता है। तो दूसरा ये होगा हमारा पॉइंट कि इसमें कोई भी एक विशेष प्रकार का बंध नहीं पाया जाता है, क्योंकि बंध पाया जाता है केवल रासायन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? रासायन में। और यहां बात हो रही है भौतिक की। तो दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें किसी भी प्रकार का विशेष बंध नहीं पाया जाता।
तीसरा इंपॉर्टेंट है, ये प्रकृति में विशिष्ट स्पेसिफिक इनकी प्रकृति, ये प्रकृति में विशिष्ट नहीं होते। विशिष्ट का अर्थ क्या होता है, आप दैनिक जीवन में भी लेके देख सकते हो। जैसे कोई बच्चे लोग होते हैं जिनको एक ही प्रकार की सब्जी में, जैसे आज ये बनेगी तो ही मैं खाऊंगा, और विशिष्ट का अर्थ है वो होता है कि ये बनेगी तो ही मैं खाऊंगा, और कुछ बच्चे ऐसे मान लो जो भी आएगा वो खा लेंगे, वो तो वो विशिष्ट नहीं। और विशिष्ट यानी ये लाओगे तभी मैं पढ़ूंगा, मेरे को ये दिलवाओगे तभी मैं पढ़ूंगा, वो बात होती विशिष्ट की। तो ये प्रकृति में विशिष्ट नहीं होते। कोई भी धूल चिपक सकती है, कभी भी चिपक सकती है, धूल के स्थान पे कुछ और आके भी चिपक सकता है, उसका कोई विशेष नहीं होता है कि ये के ये आके चिपका और वापस हट भी सकता है, कोई विशेष प्रकार का नहीं है। कोई भी जाके टायर पे बैठ जा सकता है, यानी कोई भी अणु जाके बैठ सकता है, यानी इसके मध्य कोई विशेष बंध नहीं होता है, इसीलिए इनमें कोई विशिष्ट, इनकी विशिष्ट प्रकृति में विशिष्ट नहीं होते हैं। अगला है, ये प्रकृति में उत्क्रमणीय होते हैं। अभी बताया था, जैसे ही धूल के कण चिपकते हैं वापस हट सकते हैं। स्टेबल, जो चीज स्टेबल नहीं होती है वो हमेशा रिवर्सिबल होती है। हमने केमिस्ट्री 10th क्लास में पढ़ा था 7 नंबर चैप्टर में, कि जो उत्क्रमणीय प्रकृति होती है, जो दोनों दिशाओं में हो सकती है, कण चिपक भी सकते हैं वापस हट भी सकते हैं, उसे बोलते हैं उत्क्रमणीय। इनमें अधिशोषण एंथैल्पी का मान कम होता है। ये चीज क्या है, एंथैल्पी का अर्थ होता है हमेशा आपको लेना है एनर्जी से। जब केमिस्ट्री में किसी भी प्रकार का बंध का निर्माण नहीं होता है तब तक कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती। जब बंध का निर्माण होगा तो हाई टेम्परेचर पे होगा, कोई भी केमिकल रिएक्शन इन हाई टेम्परेचर, और हमेशा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमेशा ऊर्जा मुक्त होती है। यहां पर किसी प्रकार का रासायनिक बंध बन ही नहीं रहा है तो ऊर्जा कैसे मुक्त होगी। तो जो एंथैल्पी का अर्थ होता है एनर्जी रिलीज, तो इसमें अधिशोषण एंथैल्पी का मान बहुत ही लो होता है, 20 से लेकर 40 किलो जूल प्रति मोल होती है। अब बात आ रही है ताप बढ़ाने पर यह घटता है। ताप कब काम आएगा, जब कोई भी केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया होगी तब हाई टेम्परेचर होगा तो उस अभिक्रिया को और भी आसानी होगी। यहां पर कोई विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो ही नहीं रही है तो ताप बढ़ाओगे तो वैसे भी कुछ अणु स्पीशीज जाके बैठ ही नहीं रहे हैं, ताप बढ़ाओगे तो वो वैसे भी हट जाएंगे। तो ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण का मान है जो कम होता है। लास्ट है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर मान बढ़ता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहे आप किसी का भी बढ़ाओगे, चाहे भौतिक हो चाहे रासायनिक। बात करें भौतिक की कि ये पदार्थ है, इसके ऊपर आके कोई बैठेगा, अगर पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक हो जाएगी तो अवयवी कण अणु स्पीशीज अधिक मात्रा में आके बैठेंगे तो भौतिक अधिशोषण का मान भी बढ़ जाएगा। आई होप आपको ये 5 या 6 जो पॉइंट है समझ में आए होंगे। मैं बात करूंगा अब रासायनिक अधिशोषण की, जो भौतिक अधिशोषण से पूर्णतः भिन्न है और इंपॉर्टेंट भी है। रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? रासायनिक अधिशोषण नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें किसी ना किसी प्रकार का केमिकल बॉन्ड का निर्माण जरूर होगा। इस प्रकार के अधिशोषण में अधिशोषीय और अधिशोषक इन दोनों के मध्य एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड यानी एक प्रबल रासायनिक बंध बन जाता है। जैसे ये कोई ठोस पदार्थ है और इसके ऊपर आके कोई अणु स्पीशीज यानी कोई पदार्थ आके बैठ जाता है तो इन दोनों के बीच, सतह और इन अणुओं के बीच एक विशेष प्रकार का बंध का निर्माण होता है। बंध का निर्माण होता है तो मजबूती के साथ इसकी सतह पर ये क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है, रासायनिक अधिशोषण में एक प्रबल बंध का निर्माण होता है, प्रबल रासायनिक बंध का निर्माण होता है और ये प्रकृति में विशिष्ट होते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रकृति में विशिष्ट स्पेसिफिक यानी विशिष्ट, प्रकृति में विशिष्ट का अर्थ क्या हुआ? ये हर किसी के साथ नहीं जुड़ते। जैसे आपने कोई आयरन ले लिया, जैसे एल्यूमिनियम ले लिया, मान लो एल्यूमिनियम की मैं सतह ले रहा हूं, अगर इसके साथ उसकी संयोजकता के अनुसार ऑक्सीजन आके इसके साथ ऐड हो गया, ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो गया, Al2O3 ये बना दिया, तो भाई साहब यही रहेगा इसके साथ। अब इसके ऊपर कोई अटैक करेगा तो उसके ऊपर आके नहीं जुड़ सकता और आप आसानी से इसको इससे अलग भी नहीं कर सकते क्योंकि इनके बीच एक विशेष प्रकार के बॉन्ड का निर्माण हो गया। जैसे H2 है तो O के साथ जुड़ गया तो एक विशेष प्रकार के बंध के कारण
H2O बन गया। अब ये किसी और इसके ऊपर कोई और आके अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि भाई साहब ये प्रकृति में विशिष्ट होते हैं, जिनको जितनी आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन के अनुसार, बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी आवश्यकता के अनुसार जुड़कर बंध का निर्माण कर देते हैं। और ये बंध जैसे मैं मान लो एक बात बताऊं आपको, अगर आपके पास सोडियम है और इसके साथ अगर क्लोरीन आके ऐड हो गया तो NaCl, ये एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। जब एक मेटल द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है और नॉन मेटल द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, तो जिस बंध का निर्माण होता है वह होता है आयनिक बंध। तो एक विशेष प्रकार का इनके मध्य बंध बन जाता है। रासायनिक बंध में सब आ सकते हैं, आयनिक भी आ सकता है। यह अनुत्क्रमणीय होते हैं, जो जिसको ये बात समझ में आई, ये चीज अनुत्क्रमणीय मतलब एक बार बन चुका है तो उनको तोड़ने में समय भी लगेगा, आप नहीं तोड़ सकते हो। अनुत्क्रमणीय का अर्थ यही होता है केवल एक ही दिशा में होते हैं। कहां होते हैं बच्चे लोग? केवल एक दिशा में होते हैं। इनमें अधिशोषण एंथैल्पी का मान उच्च होता है। इंपॉर्टेंट है। कैसे? अगर आपने केमिस्ट्री को डिटेल से पढ़ा है, जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो ऊर्जा मुक्त होती है, और उस मुक्त होने वाली ऊर्जा को ही तो आप क्या कहते हो? क्या कहते हो? एंथैल्पी। अब जब एंथैल्पी यानी ऊर्जा मुक्त होगी, हमें पता है रासायनिक अभिक्रिया होती है, पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का क्या होता है? निर्माण होता है। इस प्रकार इसका मान क्या होगा? एंथैल्पी का मान उच्च, यानी 30 से लेकर 240 किलो जूल प्रति मोल। अब बात करें उच्च ताप पर सहायक होते हैं, ये कहा है। अब जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो टेम्परेचर जितना अधिक होगा वो अभिक्रिया उतनी ही आसानी से पुराने बंध टूटेंगे और नए बंधों का क्या होगा? निर्माण होगा। यानी जितना टेम्परेचर हाई होगा केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए उतना ही अधिक फायदा होगा, यानी उसका मान उतना ही अधिक होगा। बात करें क्षेत्रफल बढ़ाने पर बढ़ते हैं, जितना अधिक सरफेस होगा उसके ऊपर कोई अणु स्पीशीज जाके उतनी ही मात्रा में, जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उतनी ज्यादा मात्रा में अणु आकर उसके ऊपर बैठ जाएंगे, तो क्षेत्रफल अधिक होने पर इनका मान बढ़ता है। और सक्रियण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक होता है। इसमें कैसे सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक होता है? कोई भी रिएक्शन होती है तो वह रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी वाले गैप को पार करके आती है, और यहाँ पे तो केमिकल रिएक्शन हो रही है तो सक्रियण ऊर्जा अधिक है और उसको पार करके अभिक्रिया होगी। यहाँ पर किसी भी बंध का निर्माण नहीं होता है तो लगभग एक्टिवेशन एनर्जी होती ही नहीं है। और हमने उत्प्रेरक वाले चैप्टर में ये पढ़ा था, और इसी में भी उत्प्रेरण की क्रिया आएगी, वहां पे मैं वापस फिर से आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने अधिशोषण का सामान्य परिचय यानी पृष्ठ रसायन को जाना। पहले रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। फिर हमने अधिशोषण, सतह पर होने वाली घटना, फिर अधिशोषीय जो पदार्थ जाके बैठता है, फिर अधिशोषक जिस पर जाके बैठता है, जब दोनों मिलते हैं तो अधिशोषण की घटना होती है। फिर हमने एक बढ़िया सा चौक का उदाहरण लिया, साई में डुबाया, जो भी अधिशोषी था, अधिशोषक था, आपको पूरा समझाया गया था। और फिर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिशोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण को बहुत शानदार उदाहरण के माध्यम से, पॉइंट के माध्यम से अंतर को स्पष्ट किया। आपको एग्जाम में इन दोनों के मध्य डिफरेंस पूछा जा सकता है, या केवल इनकी परिभाषा या इनकी परिभाषा पूछी जा सकती है। मिलते हैं अगले पार्ट सेकंड में। धन्यवाद।